आज हम स्वास्थ्य संबंधी कुछ स्वर्णिम सूत्रों की चर्चा करेंगे ताकि हम आजीवन स्वस्थ रह सकें। हमारे योग ग्राम का मुख्य लक्ष्य यही है कि यहाँ रोगी आते हैं, मात्र रोग से मुक्ति ही नहीं मिलती है बल्कि उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से हर पहलू की दृष्टि से यहाँ पर काम होता है। तन के तल पर, मन के तल पर, चित्त के तल पर, आत्मा के तल पर, और इन सभी के बीच शरीर, मन, आत्मा और चित्त, इन सब के मध्य संतुलन का नाम स्वास्थ्य है। और उसे संतुलित रखने के लिए कुछ स्वर्णिम स्वास्थ्य सूत्रों की हम चर्चा करेंगे। उन स्वर्णिम स्वास्थ्य सूत्रों में पहला सूत्र सम्यक आहार, सम्यक विचार, सम्यक व्यवहार, सम्यक विहार, सम्यक चिंतन, सम्यक श्रम, सम्यक विश्राम, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सम्यक यानी बैलेंस, न अधिक न कम। तो सर्वप्रथम सम्यक आहार के विषय में चर्चा करेंगे कि इस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रह सके, क्योंकि हम प्राकृतिक चिकित्सा में आहार को औषधि मानते हैं। आहार ही औषधि है, और भांति भांति की दवाइयाँ, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, एंटी किसी प्रकार के रोग के विरोधी, तो वो सारा हमारे आहार में मिल जाता है। चाहे कोलेगॉग हो, चाहे इम्यूनोगॉग हो, चाहे एंटीपायरेटिक हो, या जो है एंटीसेप्टिक हो, ये सब हमारे आहार के द्वारा हम रोगियों को देते हैं। इसलिए आहार हमारा सम्यक होना चाहिए, और उस आहार में हमें हर दृष्टि से, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन के जितने भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं, चाहे ट्रिप्टोफेन हो, चाहे टायरोसिन हो, चाहे थ्रेओनिन हो, चाहे ल्यूसिन हो, चाहे आइसोल्यूसिन हो, चाहे लाइसिन हो, चाहे, इन सभी को संतुलित मात्रा में, ये प्रोटीन के यूनिट हैं जिनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, जो सभी के लिए अति आवश्यक है। चाहे पॉलीसेक्राइड्स हो, चाहे मोनोसेक्राइड्स हो, चाहे डाइसेक्राइड्स हो। इसी प्रकार से फैट हमारे आहार में संतुलित मात्रा में, चाहे मिरिस्टिक फैटिक एसिड हो, चाहे ओलिक फैटिक एसिड हो, चाहे लिनोलिक फैटी एसिड हो, चाहे सेचुरेटेड हो, चाहे अनसेचुरेटेड हो, चाहे पॉलीसेचुरेटेड हो, चाहे मोनोसेचुरेटेड हो, तो इन दृष्टि से भी हमें संतुलित मात्रा में फैट हमारे शरीर में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त सारे विटामिन पर्याप्त मात्रा में, चाहे विटामिन ए हो, बीटा कैरोटीन हो, बीटा क्यूटोजेंथिन हो, जियांथिन हो, लाइकोपिन हो, ये जितने भी कैटेनॉइड ग्रुप जो कि हमारे शरीर में जाकर के विटामिन ए में रूपांतरित हो जाते हैं, उन्हें भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पैंटोथेनिक एसिड, पैरामिनोबेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, फोलेट, ये भी सारे पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन में होना चाहिए। संतुलित मात्रा में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, चाहे अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट हो, चाहे अल्फा टोकोफेरॉल एसीटेट हो, निकोटिनेट हो, या टोकोटिनॉल्स हो, ये विटामिन ई। तो इस प्रकार से सभी विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सारे जितने भी जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक, चाहे ट्रेस एलिमेंट्स हो, चाहे मैक्रो एलिमेंट्स हो, चाहे माइक्रो एलिमेंट्स हो, वो सभी पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन में होने चाहिए। तो हमारे शरीर का एक एक अंग का विकास, स्वास्थ्य शानदार होता है। तो इस दृष्टि से ये सारी संतुलित मात्रा में ये सारे आहार तत्व जीवन के लिए आवश्यक। जल भी बहुत जरूरी है। विगत दिनों हमने, विगत एपिसोड में जल का हमें भरपूर जो है लाभ उठाना चाहिए। किसी रोगी ने, हालांकि हम रोगी नहीं कहते हैं, रोगी को हम स्वास्थ्य साधक बोलते हैं, हेल्थ सीकर बोलते हैं।
तो एक हेल्थ सीकर ने प्रश्न किया है कि डॉक्टर साहब, क्या सुबह पानी पीना इतना अनिवार्य है? सुबह हम खाली पेट चाय क्यों नहीं पी सकते हैं, कॉफी क्यों नहीं पी सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विश्व का एक महान वैज्ञानिक लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया का, उसने 20 साल तक अपने पूरे जीवन को इसी को समर्पित किया और उसने खोज किया कि सुबह चाय, कॉफी, जितने विश्व के पेय होते हैं, चाय है, कॉफी है, शरबत है, कोको कोला है, आपके जो है भांति भांति के जो है जितने पेय होते हैं, वो सब पिला पिला के उसने देखा और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पानी का कोई विकल्प नहीं है सुबह। क्योंकि क्यों नहीं विकल्प है? तो उस वैज्ञानिक ने खोज किया कि रात को हम पानी नहीं पीते हैं, सो जाते हैं, तो फिर भी हमारे शरीर में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। जैसे हृदय हमारा निरंतर धड़कता रहता है, हमारा खून 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रात को सोते समय भी दौड़ लगाता रहता है, हमारे सांस की क्रिया चलती रहती है, परिश्लेषण की क्रिया चलती रहती है, पसीना निकलता रहता है। तो पसीना निकलने से उसे पानी की कमी हो जाती है। हम सांस निकालते हैं, उससे ही पानी की कमी हो जाती है। सांस में हमारा 80% पानी होता है। उसी प्रकार से गुर्दे के द्वारा खून छनते रहते हैं और खून के छनने से पानी कुछ ब्लैडर में जमा होता रहता है, जिसकी कम से कम 450 मिलीलीटर तक पानी ब्लैडर में जमा हो जाता है। इसी प्रकार आंतों में डाइजेशन का काम चलता है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इन सारी क्रियाओं के काम चलते रहते हैं, जिससे जो है पानी की जो हमारे पेट के, आंतों के जो गट्स का जो मूवमेंट है, जिसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, पेंडुलम मूवमेंट है, वर्मीफॉर्म मूवमेंट है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन है, ये निरंतर चलता रहता है। तो उसमें पानी जो है, क्योंकि उसमें पानी की आवश्यकता होती है ताकि आगे हमारा शरीर के जो भोजन का 60 तत्व है उसका एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण शरीर के द्वारा हो, उसका जो है पाचन अच्छी तरह से हो, एलिमिनेशन अच्छी तरह से हो, बाहर निकल सके, वो जो तत्व है, इन सब के लिए पानी की कमी होती रहती है। रात में हम पानी नहीं पीते हैं, परिणाम क्या होता है? हमारा खून का घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसकी सहनता बढ़ जाती है, उसका घनत्व बढ़ जाता है, खून की स्टिफनेस बढ़ जाती है, वह चिपचिपा होने लग जाता है। और ये भी एक कारण है कि प्रायः पूरे विश्व में सुबह के समय 6 से 8 बजे बहुत ही क्रिटिकल समय माना जाता है और प्रायः हार्ट अटैक इस समय होता है। पूरे विश्व में रिकॉर्ड किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है, शोध किया गया है। तो इसलिए सुबह उठते ही यदि हम पानी पी लेते हैं तो क्या होता है कि सारे शरीर में विदिन हाफ एन आवर वह पानी ब्लड के द्वारा सोख लिया जाता है और खून की डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, उसका स्टिफनेस कम हो जाता है, खून अच्छी तरह से दौड़ने लगता है। इसके अतिरिक्त पानी हमारे शरीर में, तो पानी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयुक्त रूप है। तो ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि रात को हम सोते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो पानी पीने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाता है और प्रत्येक शरीर में एक सेल्स में 600 खरब कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जो उनके मेटाबोलाइट्स होते हैं उन सब का भी एलिमिनेशन होने लग जाता है अच्छी तरह से। इसलिए सुबह पानी का कोई विकल्प नहीं है, पानी ही पीना चाहिए, पानी के सिवा कुछ नहीं पीना चाहिए। खाली पेट हमारे शरीर में क्या जाना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पानी, न चाय, न कॉफी, न शरबत, न छाछ, न दूध, न दही, कुछ भी नहीं। खाली पेट क्या जाना चाहिए? पानी जाना चाहिए। इस सत्य को हमेशा ध्यान रखें। फिर उसके बाद भले पानी पियो, दिन भर में आराम से 2.5-3 लीटर पानी पीते रहो, इसके बाद जो भी लेना हो। तो सुबह के समय पानी के सिवा कुछ नहीं लेना चाहिए, इसे हम ध्यान रखना चाहिए।
हमारे आहार में दूसरी बात का ध्यान रखें कि हमारा शरीर को 80% क्षारीय आहार चाहिए और 20% अम्लीय आहार। क्षारीय आहार उसे कहते हैं जो हमारे शरीर में क्षार तत्वों का संवर्धन करे, क्योंकि हमारा रक्त है, बॉडी फ्लूइड है, किंचित क्षारीय है। इसलिए जो है इसे हमें ध्यान में रखना है कि क्षार आहार हमें क्षारीय आहार ही प्रयोग में करना चाहिए, अम्लीय आहार का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। तो क्षारीय आहार क्या है? तो क्षारीय आहार है जितने भी ताजे फल हैं, ताजी हरी सब्जियां हैं, अंकुरित अनाज है, ये सब क्षारीय आहार है। अम्लीय आहार है जो रोग पैदा करता है, जिसमें चाय है, कॉफी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, आपके बिस्कुट है, ब्रेड है, जेम है, जेली है, ये सब, क्योंकि इनमें क्षार तत्वों की काफी कमी हो जाती है, इसमें अम्लता की प्रधानता होती है। क्षार तत्व में एनाइंस होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अम्ल में कैटाइंस होते हैं, जैसे सल्फेट है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब अम्लीय पदार्थ हैं, इनकी भी जरूरत होती है। इसी प्रकार से क्षारीय, जिसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब हमारे लिए क्षारीय आहार कहलाते हैं, क्षार तत्वों की प्रधानता होती है, तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब एक ही आहार कैसे अम्लीय होता है, कैसे क्षारीय होता है, इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे आप गेहूं को लीजिए। गेहूं हमारे जीवन का सबसे आदर्श आहार है और उसका हम खूब उपयोग करते हैं। गेहूं को आप स्प्राउट करके खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं, तो उसमें बहुमूल्य तत्व मिलता है जो जीवन को गति देता है, जीवन को जो है। अंकुरित गेहूं करते हैं, उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफी मात्रा में मिल जाता है, उसके जो है प्रोटीन है, उसके जो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें जबरदस्त परिवर्तन हो जाता है, वह पचने योग्य हो जाता है। उसमें आपके नाना प्रकार के एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है, एमियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो जाता है, जो गेहूं में मौजूद प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को पचाने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त उसमें एक बहुमूल्य तत्व पैदा होता है जिसे हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेट, जो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स को नष्ट करता है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेट हमारे शरीर स्वतः पैदा करता है, लेकिन साथ ही बाहर से हमें ये मिलता है कि जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं उनके दुष्प्रभाव को ये खत्म कर देता है। ये बहुत अद्वितीय है अंकुरित गेहूं। इसके अतिरिक्त में एक खास प्रकार का तत्व पाया जाता है। अंकुरित गेहूं को जब हम करते हैं तो उसमें अल्फा टोकेफ्रॉल सक्सिनेट पैदा होता है। आहार के विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि एक ही आहार कैसे अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और वही कैसे अम्लीय हो जाता है, रोग पैदा करने वाला हो जाता है। जैसे गेहूं का हमने एग्जाम्पल दिया कि गेहूं को जब हम अंकुरित करते हैं तो प्रबल क्षारीय अद्भुत है, और उसमें हमने बताया कि कितने प्रकार के तत्व पैदा हो जाते हैं। अल्फा टोकेफ्रॉल सक्सिनेट एक ऐसा विटामिन ई का स्वरूप है जिसे लाख में भी खर्च करें तो पूरे कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन वह प्रकृति के लेबोरेटरी में अंकुरित अनाज में जब हम स्प्राउट करते हैं, अंकुरित करते हैं, तो पैदा हो जाता है। और वह अल्फा टोकेफ्रॉल सक्सिनेट विटामिन ई का ऐसा रूप है जो हमारे त्वचा के, स्किन के सौंदर्य को बढ़ाता है, टेक्सचर को बड़े शानदार ढंग से रखता है।
हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, हृदय रोग को ठीक करता है। आपके जो है खास करके इसको हम बोलते हैं, हमने उन लोगों पर प्रयोग किया है इसका जिनके एबॉर्शन हो जाता था, मिसकैरेज हो जाता था, और उन पर जो है हमने अंकुरित अनाज का प्रयोग किया और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट रहा है। क्योंकि अंकुरित अनाज में एंटी एबॉर्शन, एंटी मिसकैरेज, एंटी स्टेरिलिटी, एंटी इम्पोर्टेंसी, ये अल्फा टोकोफेरॉल सक्सीनेट पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, जो अपने आप में अद्वितीय है। लेकिन उसी अंकुरित अनाज को हम दलिया बनाते हैं तो थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी हो गया अंकुरित अनाज, क्योंकि दलिया को हमने दल दिया, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत उपयोगी होता है। अब उसी दलिया को हम क्या करते हैं, गेहूं से हम आटा बना देते हैं, वो थोड़ा सा और इंफीरियर क्वालिटी हो गया। दलिया आटे से बहुत उपयोगी है, आटे की रोटी से दलिया का प्रयोग बहुत उपयोगी होता है। लेकिन उसी आटे से हम क्या करते हैं, मैदा बना देते हैं। मैदे में क्या होता है कि सारे अल्कलाइन फूड, सारे अल्कलाइनिटी, उसके क्षारीय तत्व निकल जाता है। परिणाम क्या होता है कि वह अम्लीय हो जाता है। इसलिए मैदा को हम क्या करते हैं, व्हाइट पॉइजन कहते हैं। तो इस प्रकार से कैसे प्रकृति से विकृति की यात्रा, यानी क्षारीय से अम्लीय की यात्रा आहार का होता है। और एक ही आहार जो हमारे स्वास्थ्य को संवर्धन करता है, रोगों का निवारण करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। और वही आहार कैसे हमें जो है रोग पैदा करने वाला बन जाता है। जैसे गन्ने को हम लीजिए, गन्ना कितना अद्भुत है। शुगर केन, जब भी हम गन्ना को याद करते हैं तो हमें बचपन याद आ जाता है कि बचपन में हम सुबह सुबह गन्ने के खेत में चले जाते थे और गन्ना चूसा करते थे। और वो गन्ने को सीधे हम चूसते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कैल्शियम, उसमें आयरन, उसमें जो है पोटेशियम, उसमें सभी पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाता है। लेकिन उसी गन्ने को हम गन्ने के रस से गुड़ बनाते हैं। गुड़ और गन्ने के रस के मध्य में एक और उसका जो है स्टेप है जिसको हम बोलते हैं राब, जिसको बोलते हैं मोलासेस। तो गन्ने का रस बहुत बेटर है, अल्कलाइन है, प्रबल अल्कलाइन है। लेकिन उसी से गुड़ बनाते हैं तो थोड़ी सी विकृति होगी, थोड़ी सी विकृति हुई, ज्यादा नहीं। और राब, राब तो बहुत ही हम मोलासेस थेरेपी यहाँ काम में लेते हैं अपने यहाँ संस्था में। 3 चम्मच राब और 9 चम्मच पानी मिला करके, गर्म पानी, और रात को देते हैं। इससे बहुत ही शक्ति मिलती है, ये ऊर्जा का भंडार है। इसके अतिरिक्त इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम पर्याप्त मात्रा में होता है। विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये माइक्रो मिनरल्स, माइक्रो विटामिन्स स्वास्थ्य का संवर्धन करते हैं। या आर्थराइटिस में हम प्रयोग करते हैं, एनीमिया में प्रयोग करते हैं, पैरालिसिस में प्रयोग करते हैं, जिनको कब्ज रहती है कब्ज में प्रयोग करते हैं मोलासेस थेरेपी का। ये बहुत ही पावरफुल चीज है। लेकिन उसी मोलासेस से गुड़ बनता है तो थोड़ा सा विकृति हो गई, प्रकृति से विकृति की यात्रा। उसी से बूरा बनता है, बूरा भी बहुत अच्छा है, गुड़िया शक्कर भी बहुत अच्छा है, लेकिन गुड़ से अच्छा नहीं है। गुड़ बहुत अच्छा रहता है। अब गुड़िया शक्कर से क्या बन गया, चीनी बन गया। चीनी क्या बन गया, व्हाइट पॉइजन, सफेद जहर। चीनी खाओगे तो उसका प्रभाव शरीर पर बहुत ही टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। चीनी अपना दुष्प्रभाव हमारे दांत से ही शुरू कर देता है। तो चीनी का प्रयोग, क्योंकि चीनी के प्रयोग से बहुत सारी बीमारियां होती है। मेरी पुस्तक है मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य, करीब 1000 पेज की पुस्तक है, 3 भाग में। उसमें हमने एक एक आहार का पूरा विस्तार से वर्णन किया है कि चीनी कितना खतरनाक होता है। ये थायराइड प्रॉब्लम पैदा करता है, ये डायबिटीज तो पैदा करता ही है। इसके अतिरिक्त डायबिटीज के ठीक उल्टा कई लोगों में हाइपोग्लाइसीमिया पैदा कर देता है, क्योंकि चीनी खाने वालों में इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है और ऐसे लोगों को बार बार खाने की इच्छा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त चीनी जो है स्किन प्रॉब्लम, यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि बराबर इसके प्रयोग से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए चीनी का प्रयोग कम से कम।
देखते हो ना, जिनका पेट खराब रहता है वो मिठाई खाते हैं तो उनका पेट और खराब हो जाता है, क्योंकि पेट का जो इकोसिस्टम है, माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी है, हमारे पेट में भांति भांति के जीव बसते हैं, भांति भांति के जो है आपकी जैव विविधता है, कितनी संख्या में, खरबों की संख्या में बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, तो उन सबको चीनी बहुत अच्छी लगती है। इसलिए जो है ना, चीनी जो खाते हैं उनके पेट की हालत खराब हो जाती है, उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है ना, खास कर चीनी को बहुत पसंद करते हैं, तो उनका लेवल बढ़ जाता है। इसलिए पेट खराबी में कभी भी चीनी युक्त आहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेट हमेशा गैस बनता है, एसिडिटी बनती है। चीनी, जिस आहार में चीनी ज्यादा होगा वो ये सारी स्थिति पैदा करेगा, क्योंकि चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। इसलिए चीनी वाली चीजें कम से कम प्रयोग करो। चीनी का बहुत सुंदर साधन है आपका, खजूर से मिल जाता है, अंगूर से मिल जाता है, किशमिश से मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी की इसमें चीनी है। इन सारी चीनी का शहद है, शहद में बहुत अच्छी क्वालिटी का चीनी है। इन सब का प्रयोग हम कर सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो प्रकृति से विकृति की ओर हमारी यात्रा कैसे होती है, ये हमने एक एक आहार को लेकर के देखेंगे। तो उसके साथ ये होता है, बहुत लोग क्या होता है, दाल खाते हैं, दाल की सारी छिलका निकाल के खाते हैं। अरे परमात्मा ने छिलका के ठीक नीचे ही सारे क्षार तत्वों की रखने की व्यवस्था कर दी है, इसलिए दाल को भी बिना छिलके के मत खाया करो, नहीं तो पेट में जा करके वो आंतों में चिपकेगा। मैदे की रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, मैदे की बिस्कुट खाते हैं। ये तो बहुत भला हो हमारे पतंजलि योग पीठ का स्वामी जी का, जिन्होंने बिस्कुट भी आटे की बनाई है, मैगी भी आटे की बनाई है, जो स्वास्थ्य संवर्धन है का काम करता है। उसमें वह अल्कलाइन फूड है, वह एसिडिक फूड नहीं है। उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर कम से कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसलिए इसे ध्यान में रखना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रोटी भी खाओ तो मोटे आटे की रोटी खाओ, ताकि उसको क्षारीय आहार हमें मिले। मैदे की रोटी नहीं, मैदे की बनी चीजों का प्रयोग जहां तक हो सके कम से कम करिए। क्योंकि देखो, हमें याद आता है कि बचपन में हम लोगों को स्कूल से होमवर्क मिला करता था, तो मैदे का उपयोग क्या करते थे, हम लई बनाने में काम करते थे, चिपकाने के काम में लाते थे, कागज को, कपड़े को चिपकाते थे। लेकिन अब उसके बदले ग्लू आ गया, बच्चे अब ग्लू काम में ले रहे हैं चिपकाने के लिए। अब मैदे का उपयोग क्या हो रहा है, तो पेट को चिपकाने के काम में हो रहा है। तो इसलिए जो है ना, चोकरदार मोटे आटे की रोटी खाओ, तो उसे अल्कलाइन फूड होगा, वो है, उसे क्षारीय तत्वों की प्रधानता होगी आपके शरीर में, जिससे आप स्वस्थ रहोगे। तो इस प्रकार से क्षारीय आहार का प्रयोग करना चाहिए। जितने भी अंकुरित अनाज हैं, 6 मकार याद रखो, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली और मेथी। इसको अंकुरित करके खाया करो, स्प्राउटेड खाया करो, जर्मिनेटेड खाया करो। ये हमारे जीवन के तत्व को बढ़ाता है, ये हमारे हृदय के लिए बहुत उपयोगी होता है, ये हमारे हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए, किडनी के लिए, सभी के लिए उपयोगी होता है। क्यों? इसके अतिरिक्त ये हमारे जर्मिनेशन पावर को शक्तिशाली बनाता है, जर्मिनेटेड पावर। क्योंकि इसका नाम क्या है, जर्मिनेशन। इसलिए जो ना, ये उनके लिए उपयोगी है जिनको इम्पोर्टेंसी हो जाती है, जिनको बच्चे पैदा करने की शक्ति कमजोर हो जाती है, जिनको हार्ट डिजीज है, क्योंकि वो सारे उसमें तत्व हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे अंकुरित अनाज में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। और इतना ही नहीं, इस पर खोज हुआ है कि जब हम एक नन्हे से बीज को, अंकुरित मेथी को हम जो है, या अंकुरित मूंग को हम जब अंकुरित करते हैं, तो उसके किसी खंड में प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बदल रहा है, और प्रोटीनोलाइटिक एंजाइम भी पैदा हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है,
वो अच्छी तरह से सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट में बदल रहा है। स्टार्च जो है चेंज हो रहा है, चाहे में मोनोसेक्राइड्स में, डाइसेक्राइड्स में, शीघ्र पचने वाले आपके कार्बोहाइड्रेट पे, और उसमें एमियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है उसको पचाने के लिए। फैट चेंज हो रहा है और फैट को पचाने वाला उसमें लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है। ये युवा उमंग, उल्लास, आह्लाद का प्रतीक है अंकुरित अनाज। नौजवानों को हर यदि चाहते हैं नौजवान कि हमारे जीवन में उल्लास पैदा हो, आरोग्य पैदा हो, मस्ती पैदा हो, आनंद पैदा हो, अंकुरित अनाज बच्चों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि उनके समग्र विकास के लिए, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, हर विकास के दृष्टि से अंकुरित अनाज का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए स्प्राउटेड यह आहार देना चाहिए। जैसे अंकुरित मेथी हमने बताया, अंकुरित मेथी क्या है? डायबिटीज के लिए बहुत उपयोगी होता है, आर्थराइटिस के लिए, दर्द, जितने भी दर्द के रोगी हैं यदि अंकुरित मेथी खाते हैं तो दर्द उनका कुछ दिन में ही तुरंत छू हो जाता है, क्योंकि उसमें नेचुरल एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी यानी पेन किलर एक तत्व पाया जाता है, जो नेचुरल आपके लाइफ सेविंग जो है मेडिसिन जिसको हम बोल सकते हैं, नेचुरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड पाया जाता है। काहे में? मेथी के अंदर। तो मेथी बहुत ही कमाल का चीज है, मेथी का प्रयोग हमें करना चाहिए अंकुरित करके। आर्थराइटिस के रोगी, डायबिटीज के रोगी, पैरालिसिस के रोगी, और सभी को लेना चाहिए। ये उम्र बढ़ने के साथ इसे मैं बोलता हूँ कि ये लाइफ सेविंग तत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े प्यार से, धैर्य के साथ आहार के विषय में, हम स्वस्थ कैसे रहें, कैसे हम जीवन को जो है आनंदपूर्ण बनाएं, इस संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की। अब अगले सत्र में फिर हम आपको जो है और आगे बात करेंगे कि कैसे स्वर्णिम स्वास्थ्य सोचे हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। वो चीज़ है जो हमें ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है। थोड़ा सा हम इसके प्रति सजग हो जाए तो जीवन बहुत स्वस्थ हो सकता है, आनंदपूर्ण हो सकता है, उल्लास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।